नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मैं आपको दिखाऊंगी अभी की ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज जो दिन भर सुर्खियों में छाई रही, और कल की ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो कौन सी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज जुड़ी हुई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। जी हां, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि उनसे जवाब मांगा गया था चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी तरफ से जवाब दिया गया था, लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? जी हां, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी कई और आज की ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको बताऊंगी मैं। और कल की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? कल तीसरे चरण का मतदान है। कई अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, जैसे अमित शाह, राहुल गांधी, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। कल दिन भर की कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर देखिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज की। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी जारी कर सकती है अपनी सूची। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को टिकट मिल सकता है, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर को, और उत्तर पश्चिम से नाम अभी तय नहीं हो पाए हैं। हंसराज हंस को टिकट संभव है, ये जानकारी भी मिल रही है। इसको लेकर आपको याद होगा कैसे उदित राज लगातार बयान दे रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी को अपनी जो सूची जारी करना है उसके लिए बीजेपी के पास बहुत समय नहीं है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो कल सुबह तक ये सूची जारी होनी है। और जानकारी अब ये मिल रही है कि ये 3 नाम हैं जिन पर ज्यादा चर्चा हो रही है, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और हंसराज हंस। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। लेकिन क्या उदित राज का टिकट कट जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मीनाक्षी लेखी को एक बार फिर मैदान में उतारा जाएगा, और गौतम गंभीर जिन्होंने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किए कुछ दिनों पहले, उन पर भी दांव खेल सकती है बीजेपी। ये इस वक्त की और अभी की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन आज की क्या ब्रेकिंग न्यूज रही? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में 4 रैलियां की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने आज नासिक, नंदुरबार, उदयपुर और जोधपुर में रैलियां की। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही। जी हां, पीएम ने कहा कि कांग्रेस सवालों से मुंह छिपाती है और जनता कांग्रेस का झूठ जान गई है। जोधपुर में मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश की सुरक्षा को ताक पर रखा, जबकि उनकी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। कांग्रेस के दावों के बाद पुणे में धमाका हुआ। कांग्रेस ने उसके बाद चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुंबई में धमाका हुआ, फिर कांग्रेस के मुंह पे ताला लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली में धमाका हुआ, कांग्रेस फिर एक बार गूंगी बन गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। धमाके होते गए, निर्दोष लोगों की जान जाती रही। कांग्रेस वोट बैंक, कांग्रेस का ढकोसला पत्र एक प्रकार से पाकिस्तान का भोंपू ज्यादा लगता है। ये कश्मीर से सेना हटाना चाहते हैं, जवानों के विशेष अधिकार को हटाना चाहते हैं। मेरे जोधपुर की वीर जनता, मेरे जोधपुर के वीर नौजवान, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कश्मीर से सेना हटाने की बात करती हो, सेना के अधिकार हटाने की बात कर रही हो, क्या ये मेजर शैतान सिंह का अपमान है कि नहीं है? और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी की ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी से जुड़ी हुई है। वाराणसी से महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार तय कर दिया है। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी शालिनी यादव। आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं शालिनी यादव। कांग्रेस नेता श्यामलाल की बहू हैं शालिनी यादव और मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी, महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। नरेंद्र मोदी भी अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं, उससे ठीक पहले महागठबंधन की तरफ से ये नया ऐलान किया गया है। शालिनी यादव जो शामिल हुई समाजवादी पार्टी में, उन्हें टिकट दिया गया है वाराणसी से जाने
जानकारी मिल रही है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी शालिनी यादव, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी वाराणसी में। याद होगा आपको कि वाराणसी में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की जो रणनीति है महागठबंधन की, उसके तहत यह टिकट शालिनी यादव को दिया गया है। लेकिन इस वक्त एक और अभी की खबर आ रही है, बड़ी खबर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई है। साध्वी प्रज्ञा की मुश्किल बढ़ गई है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। चुनाव अधिकारी ने आदेश दिया है कि विवादित ढांचे पर जो बयान दिया था भोपाल चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया है वो जवाब साध्वी प्रज्ञा का, और खारिज करने के बाद केस दर्ज किया गया, ये जानकारी मिल रही है। तो विवादित ढांचे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था जिस पर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं पाया चुनाव अधिकारी ने, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार विवादों में बनी हुई हैं जब से उन्हें उम्मीदवार बनाए गए। ताजा जानकारी जो आ रही है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें उन्होंने विवादित ढांचे को लेकर, अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को लेकर जो बयान दिया था उस पर वो घिरी हैं, उस पर उनसे जवाब मांगा गया था। जो जवाब दिया गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से वो संतोषजनक नहीं पाया गया। लेकिन क्या कहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है, पहले सुनिए। प्रज्ञा ठाकुर को इस बात की नोटिस दी गई थी, उन्होंने ANI में यूट्यूब में कोई अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद और ये मंदिर के बारे में कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, ढांचा तोड़ा, ऐसा कुछ यूट्यूब पे कोई लिंक थी और ऐसी की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उनका जवाब संतोषप्रद नहीं था और आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया था, इसलिए उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और हमारे साथ सुचारिता जुड़ गई है। सुचारिता, आपके पास 60 सेकंड बताने के लिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या जवाब दे रही है। वो कह रही है कि समझा लिया जाएगा, इस पूरे मामले को, विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल सुमेरा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब ये बात समझ रही हैं कि उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। एक के बाद एक दो विवादास्पद बयान, और इस विवादास्पद बयान पर संज्ञान लिया गया है। और जैसा आपने बताया कि निर्वाचन अधिकारी ने उनके जवाब को उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बयान के बाद कार्रवाई होगी, और इसीलिए अब साध्वी प्रज्ञा इस बयान से कैसे बचती हैं ये देखना होगा। जो भी उन्होंने जवाब दिया उससे संतुष्ट निर्वाचन अधिकारी नहीं है। हमारे पास वो कॉपी भी है, मैं चाहूंगी अगर एक बार हम दिखा सके। जी सुचारिता, दिखाएं जल्दी, हमारे पास 15 से 14 सेकंड बाकी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जी दिखाइए। कहा गया है कि जो जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने दिया उससे संतुष्ट नहीं है वो, और इसीलिए कहा है कि दंडात्मक प्रकरण दर्ज करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं, यानी कि जो भी कार्रवाई हो गई उसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी दें। जी हाँ, 60 सेकंड का समय खत्म। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। सुचारिता ने बताया कि कैसे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे चुनाव अधिकारी, और इस वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई है चुनाव अधिकारी की तरफ से। लेकिन अब रुख करते हैं वापस आज की एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान की पैरोकारी की है। महबूबा ने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ईद पर फोड़ने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि भारत के पास जो परमाणु हथियार हैं वो दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। इसी बयान का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती भी सारी हदें पार कर गईं और एक बार फिर पाकिस्तान के समर्थक के तौर पर बयान दिया। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती लगातार चुनाव प्रचार के दौरान एक ही मुद्दा उनके सामने रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करती रही हैं और पाकिस्तान समर्थक की तरह बात करती हैं। भारत विरोधी बयान वो लगातार देती रही हैं, और जो ताज़ा बयान है वो प्रधानमंत्री के बयान के जवाब में आया था, क्योंकि उनका चुनाव प्रचार सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित है, धारा 370, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध। लेकिन इसके चलते वो भारत का विरोध कर रही हैं, देश का विरोध कर रही हैं और पाकिस्तान समर्थक की तरह बात कर रही हैं। क्या कहा उन्होंने, आज सुनिए। वहाँ भी जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे, ये हिसाब बराबर होता है। उन्होंने बालाकोट किया, उन्होंने वापसी का हमला किया, ये तो चलता रहता है आपस में। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या?
और चलिए आपको एक और आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज दिन भर खबरों में छाई रही जो खबरें, उसमें बड़ी खबर जो आई आज निकलकर वो स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई भी थी, जहां पर स्मृति ईरानी ने सीधा हमला बोला प्रियंका गांधी पर। आज आपने सुना कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, लेकिन बड़ी खबर निकलकर आई अमेठी से, तब जबकि स्मृति ईरानी ने किस तरह से हमला बोला प्रियंका गांधी पर। तो आज दिन भर की जो बड़ी खबरें रही, आइए वो दिखाते हैं। सुबह 8 बजे बड़ी खबर आई कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पारिवारिक कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबर के मुताबिक पार्टी से बगावत कर चुके लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। सुबह 9 बजे बड़ी खबर आई कि श्रीलंका बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 290 हो गई है। कल हुए सीरियल बम धमाकों में अब तक 6 भारतीयों समेत 290 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सुबह 9 बजे आजम खान के गंदे बोल के बाद आजम के बेटे ने भी एक विवादित बयान दिया और जयाप्रदा को अनारकली कह दिया। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए जयाप्रदा पर यह टिप्पणी की। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। सुबह 9 बजे कोलकाता में अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। अमित शाह के मुताबिक देश भर में एनआरसी लागू किया जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला भी बोला और कहा कि ममता राज में लोकतंत्र की हत्या की गई है और ममता मीडिया को डराने की कोशिश कर रही है। सुबह 10 बजे अमित शाह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में कूद गए। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया है। सुबह 10 बजे अमित शाह ने कोलकाता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सोनिया गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बटला हाउस में आतंकियों के मरने पर उन्हें रोना क्यों आया, लेकिन शहीद हुए जवान की शहादत पर उन्हें रोना नहीं आता। बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर। सुबह 10:30 बजे मायावती ने साध्वी प्रज्ञा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया है और आयोग सिर्फ नोटिस देने का काम कर रहा है, जबकि प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुबह 11 बजे श्रीलंका से एक और बड़ी खबर आई। खबर के मुताबिक श्रीलंका घूमने गए 2 जेडीएस कार्यकर्ताओं की भी बम धमाकों में मौत हो गई है। कार्यकर्ताओं की मौत पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी दुख जताया। सुबह 11 बजे बड़ी खबर दिल्ली से आई, जहां ये साफ हो गया कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी 7 में से 6 सीटों पर लिस्ट जारी कर दी। सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया कि उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत था। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए माफी भी मांगी। दोपहर 12:30 बजे बड़ी खबर अमेठी से आई, जहां नामांकन विवाद मामले में राहुल गांधी को राहत मिल गई। राहुल का नामांकन पत्र सही पाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने राहत की सांस ली। और आइए देखते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। तेजस्वी यादव की झुंझलाहट दिखी है, कन्हैया कुमार से किनारा किया है। बेगूसराय में थी जनसभा, बेगूसराय से प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार और सवाल पूछा जा गया जब उनको लेकर, तो किस तरह की झुंझलाहट देखने को मिली तेजस्वी यादव की, वो भी आइए सुनिए, क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी खबर है और दर्शाते कि कैसे झुंझलाहट में है तेजस्वी यादव। आज आप बेगूसराय में चुनावी प्रचार करने गए थे, लेकिन मन से कन्हैया कुमार का नाम नहीं लिया। किससे? कन्हैया कुमार का आज आपने मन से नाम नहीं लिया है बेगूसराय में चुनावी प्रचार। क्या लग रहा है? तो कानून तोड़ दिए क्या? हमको तो नहीं लगता कि हमने कोई कानून तोड़ा। और आइए एक बार फिर देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज का दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए शर्मिंदगी भरा दिन था, क्योंकि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उस बयान पर माफी मांगनी पड़ी जो उन्होंने बिना किसी तथ्य के आधार पर दिया था। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि चौकीदार चोर है। कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद आज राहुल गांधी ने माफीनामा दिया, जिसमें कहा कि यह बयान गर्म चुनावी माहौल के जोश में दे दिया गया था। लेकिन माफीनामे के थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी एक बार फिर पुराने तेवर में ही नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 15 मिनट की बहस करने की चुनौती एक बार फिर दे डाली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आइए, चैलेंज उठाइए, आइए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। चौकीदार चौकीदार। लेकिन आज प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तीर भी कुछ कम तीखे नहीं थे। और आज कौन कौन सी बड़ी खबर आई, आइए उसको भी देखते हैं। दोपहर 1:30 बजे भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नामांकन भरा। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला दिग्विजय सिंह से है। दोपहर 1:30 बजे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला और ट्वीट कर कहा कि झूठ के कपाल पर सत्य का प्रहार हुआ है। चौकीदार को चोर कहने वालों ने सच स्वीकार कर लिया है।
दोपहर 2 बजे एयर विस्तारा के अधिकारियों ने मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी के घर जाकर माफी मांगी। सारा मामला सोशल मीडिया पर जीडी बख्शी और एयर विस्तारा के क्रू मेंबर के साथ की फोटो को डिलीट करने के बाद हुआ। दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। दोपहर 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के हलफनामे पर रक्षा मंत्री सीतारमण ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नादिया में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि टीएमसी का असली मतलब टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने की तस्वीरें आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। दोपहर 3:30 बजे खबर आई कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आजम ने जया को अनारकली कहा था। शाम 4 बजे राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला और पीएम मोदी को कमल छाप चौकीदार कहा। राहुल ने यह भी कहा कि 23 मई को जनता की अदालत में फैसला होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को 15 मिनट के लिए बहस करने की भी चुनौती दी। चौकीदार चौकीदार। शाम 4 बजे महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर देशद्रोही बयान दिया और कहा कि अगर भारत के पास परमाणु बम है तो पाकिस्तान ने भी एटम बम ईद पर इस्तेमाल के लिए नहीं रखा है। वहाँ भी जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सवालों से मुंह छिपाती फिर रही है कांग्रेस। और इस वक्त रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन वापस आएंगे, आपको बताएंगे कल की ब्रेकिंग न्यूज भी, लेकिन साथ ही बात करेंगे अमेठी में भी किस तरह का दंगल हो रहा है, उसकी भी खबर दिखाएंगे आपको। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिला। स्मृति ने अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाए तो प्रियंका बौखला गईं और रायबरेली में उनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और प्रियंका के गुस्से को नाटक करार दिया। आपको बता दें कि लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डाले हुए हैं। वहां पर पहुंचकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल रही हैं। बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं कि राहुल गांधी गायब रहे हैं, यहां से सांसद हैं लेकिन गायब हैं, क्यों वायनाड भागकर चले गए हैं। इस तरह के तमाम आरोप स्मृति ईरानी की तरफ से लग रहे हैं और अब प्रियंका गांधी उन्हीं आरोपों पर जवाब दे रही थी। कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी प्रियंका गांधी की। लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए, बहुत बार मिले हैं जहाँ के जैसे। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं। सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है। मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले। एक्टर मैं रह चुकी हूँ तो नाटक प्रियंका जी ना ही करें तो बेहतर है। जहाँ तक बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ।
तो स्मृति ईरानी इसी तरह के तो बोल रही हैं जिसकी वजह से बौखलाहट है प्रियंका गांधी को। लेकिन कल की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो आइए आपको बता देते हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है। 14 राज्यों की 117 सीटें, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। मुलायम सिंह यादव, आजम खान की सीटों पर मतदान होगा। जयप्रदा शिवपाल भी मैदान में। राहुल गांधी की अमेठी सीट पर भी फैसला होगा। तो वहीं अमित शाह भी मैदान में है। तो कई दिग्गज, महबूबा मुफ्ती मैदान में है। इन सबकी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा ईवीएम में कैद। रिपब्लिक भारत पर दिन भर सबसे बड़ी कवरेज आप देखिए इन 117 सीटों से, जो हम पल पल की खबर आपको लगातार देंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज आज की, अभी की और कल की ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए जुड़िए मेरे साथ कल रात 8:57 पर। खबर जबरदस्त में आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ललकार सुनाएंगे जिसके बाद से पाकिस्तान दहशत में है और मोदी के विरोधियों की बौखलाहट बढ़ गई है। तो देखना ना भूले खबर जबरदस्त मेरे साथ रात 9:27 पर। हाँ। सुनो, हेडफोन लगा लो, भी कर रहे हैं। वापस रिकॉर्ड करे तो वो हेडफोन लगा जाके वहां पे। जल्दी करो यार, जल्दी। हाँ ठीक है, करे। और इसके अलावा कल की ब्रेकिंग न्यूज क्या आई उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कल 117 सीटों पर चुनाव है, मतदान है और ये तीसरे चरण का मतदान बहुत अहमियत रखता है क्योंकि कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, चाहे वो आजम खान हो या मुलायम सिंह यादव। इन तमाम सीटों पर कल मतदान होगा तो उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। रिपब्लिक भारत की बड़ी कवरेज भी आप दिन भर देख सकते हैं इस कल की ब्रेकिंग न्यूज पर। तो हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी हुई आप लगातार रिपब्लिक भारत पर देख सकते हैं। और रात 8:57 पर जुड़िए मेरे साथ आज की, अभी की और कल की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए।